अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ डेफिनेशंस हैं। फार्मूला मास, मोलर मास, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बेसिक चीज़ें हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक रिसीव हो जाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर कीजिएगा कि जो 9th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अहम टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट बिल्ड के हवाले से भी। तो चलते हैं, अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं फार्मूला मास से। फार्मूला मास देखते हैं क्या होता है। फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी अशिया का फार्मूला मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस का सम होता है ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। मिसाल के तौर पे कोई सब्सटेंस है, ज़ाहिर है उसका कोई फार्मूला भी है। उस फार्मूले के अंदर जो तमाम एटम्स हैं और उनके जो एटॉमिक मासेस हैं, उसका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? फार्मूला मास कहलाएगा। मिसाल के तौर पर वी कैन कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। यहाँ पे जो इसके एटमों की तादाद है वो 1 है। 23 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 23 ही आएगा। क्लोरीन को लेते हैं हम। क्लोरीन का जो है एटॉमिक मास 35.5 है। 1 से मल्टीप्लाई किया 35.5 आया। इन दोनों को जब हम सम कर देंगे एटॉमिक मासेस को तो इसका जो क्या आ जाएगा? फार्मूला मास आ जाएगा। इसका फार्मूला मास क्या है? 58.5 है AMU। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सेप्ट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मोलर मास जो होता है सब्सटेंस का वो मॉलिक्यूलर ही मास होता है इसका, लेकिन उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें? ग्राम्स में। इसको हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि मोलर मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो उसका इजाफी मॉलिक्यूलर मास होता है। और इसकी जो है एक मुकर्रर यूनिट भी होती है। 10 मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स यूनिट, यानी कि इसकी एक यूनिट भी है। मिसाल के तौर पे मोलर मास जो NH3 का है एमोनिया, वो क्या होगा? N जो है नाइट्रोजन है, इसका जो एटॉमिक मास है 14 है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 14 आंसर आएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। इसी तरह जब हम इन दोनों को सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ NH3। NH3 जो है ये एक सब्सटेंस है एमोनिया। एमोनिया को हम जो है NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो हमारी लास्ट स्लाइड है हमारी, मोल। अब हम पढ़ेंगे मोल। मोल क्या होता है? अ मोल इज़ डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर मास। मोल क्या है? मॉलिक्यूलर मास भी है, एटॉमिक मास भी है एंड फार्मूला मास भी। किसी भी सब्सटेंस का जिसको ग्राम में जाहिर किया जाए। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, आपको समझ आ जाएगा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सबको पता है कि भाई कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है? 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम जो कार्बन है वो बराबर है किसके? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के। एंड 24 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो कितने
मोल के बराबर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि मोल जो है एटमों से, मॉलिक्यूलों से जान छुड़ाने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसलिए जो है इनसे निमटना और इनका अलहदा अलहदा जो है शुमार करना नामुमकिन है। तो साइंटिस्ट ने जो है एक ख़ास यूनिट को, यानी कि बहुत ज़्यादा एटमों, मॉलिक्यूलों और आयनों की तादाद के एक्सप्रेस के लिए इसको इन्वेंट किया है। बात समझ आ रही है मेरी? मेरा कहने का मकसद ये है कि मोल चूँकि इन सबको रिप्रेजेंट करती है, ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम इनका अलहदा अलहदा जो है शुमार नहीं कर सकते। इसलिए साइंटिस्ट ने एक रूल निकाला और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका बताया, जिसको हम कहते हैं मोल। और इसका जो मुखफ़फ़, यानी कि इसको जो हम ज़ाहिर करते हैं, वो MOL से ज़ाहिर करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है एवोगैड्रोस नंबर। अ मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मोल होता है वो हमेशा ऑलवेज कंटेन, हमेशा क्या होगा, द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की तादाद जो है वो सेम होगी, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट्स हो। यानी कि मोल क्या है, एक सब्सटेंस, एक मोल जो है सब्सटेंस का, उसके अंदर क्या होगा, तमाम पार्टिकल्स की तादाद सेम होगी, चाहे एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला मास हो। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेट, स्टेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मोल जो है सब्सटेंस का, वो क्या होगा, उसके अंदर पार्टिकल की तादाद हमेशा सेम होगी, चाहे वो एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट हो। और इससे मैटर की स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो। और इसकी जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो एटमों की, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होती है वो होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सही है। एवोगैड्रो नंबर ने क्या किया, 1 मोल के अंदर जो है इस वैल्यू को फिक्स कर दिया कि कोई भी चीज़ का 1 मोल होगा तो उसके अंदर इतने एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम जाहिर किससे करते हैं, Na से। दिस कांस्टेंट नंबर हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय सेवरल मेथड्स। इस कांस्टेंट नंबर को डिटरमाइन किया गया कई तरीक़ों से, कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर सिंबल क्या है इसका, Na है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो, हमेशा की तरह मैं अपनी वीडियो में ये बात कहता हूँ कि कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो जाए तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें भी हम कुछ डेफिनेशंस हैं, जो मज़ीद इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर को मिस मत कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं केमिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ, वो ये है कि जैसे आप कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप लेक्चर लेके आ जाते हैं,
सेम इसी तरह जब आप किसी वीडियो को पहली बार देखें तो वो समझ लें कि आप लेक्चर ले लिया आपने। अब क्या है कि जब आप कोचिंग से आएंगे तो बेहतरीन तरीका पढ़ने का ये है कि जिस दिन आप कोचिंग से पढ़ कर आएँ या सेंटर से पढ़ कर आएँ, उस चीज़ को आप सेम डे में एक मर्तबा रिवाइज़ कर लें। उससे क्या होगा, फ्रेश लर्निंग होगी, वो आपके जहन में 100% मेमोरी में सेव हो जाएगी आपके। इसी तरह से ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसके साथ भी यही तरीका इख्तियार करें आप कि पहली बार जब आप वीडियो देखें तो आपको 50% बात समझ में आएगी। फिर उसके बाद आप एक दो बार और देखेंगे तो फिर आपकी ये बात सारी क्लियर हो जाएगी कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये मोल है तो ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है तो ये क्या है। फिर आपको जो है, फिर आपके जहन में सवाल क्रिएट होंगे, फिर आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। मकसद इस टाइप के सवाल आप मुझसे पूछेंगे। तो ये आपको एक गाइडलाइन थी। टीचर का काम सिर्फ लेक्चर देना ही नहीं होता बल्कि बच्चों को गाइड भी करना होता है कि कैसे पढ़ा जाए, किस वक्त पढ़ा जाए। तो ये एक टिप्स थी जो मैंने अपने टीचर से सीखी थी, वो मैंने आपको शेयर कर दी। इंशाल्लाह आप अगर इस पर अमल करेंगे तो आप भी कामयाब होंगे। और मैंने इस पर अमल करके बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि जब मैं कोचिंग जाता था तो मैं सेम चीज़ को, यानी कि जो मैं उस दिन पढ़कर आता था, मैं उसको लाजमी उसी दिन एक बार उसको लाजमी पढ़ता था ताकि मेरे जहन में वो चीज़ 100% मेमोराइज हो जाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।